क्वेश्चन है, यदि x% वार्षिक ब्याज दर से 1400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और इस धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का जो योग है वो कितना है, 672 रुपये है, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दर जो है वो x% है, वार्षिक दर है। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 1400 रुपये और प्रश्न में कहा गया है कि जो 4 वर्ष का साधारण ब्याज है और उसी धनराशि पर यानी कि 1400 रुपये पर ही और उसी ही दर पर यानी कि x% दर पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है यानी कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग करना है और ये किसके बराबर आएगा, 672 रुपये के बराबर आएगा। लेकिन हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है कि x का मान क्या है, यानी कि जो ये दर है ना x%, हमें यही ज्ञात करना है x% का मान और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्या, दर, क्योंकि x% ही क्या है, दर है, तो हमें यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। अगर मूलधन 100 यूनिट है तो क्या हम यहाँ पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे अगर मूलधन यहाँ पर 100 यूनिट है तो। अगर मूलधन 100 यूनिट है और यहाँ पर दर दी हुई है x% और ये वार्षिक दर है, अगर वार्षिक दर है तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना होगा, x यूनिट हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 5% वार्षिक दर दी होती ना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता, 5 यूनिट हो जाता अगर मूलधन 100 यूनिट है तो। लेकिन यहाँ पर दर नहीं दी हुई है, यहाँ पर x% दर दी हुई है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, x यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज हम किस तरह से निकालेंगे, आपको पता है कि अगर दर यहाँ पर 5% दी होती तो 1 वर्ष का ब्याज तो हम यहाँ पर 5 यूनिट मान लेते। लेकिन अगर हमें 4 वर्ष का ही साधारण ब्याज निकालना होता तो फिर हम उस स्थिति में कैसे निकालते। आपको पता है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए ब्याज समान होगा, क्योंकि हर वर्ष के लिए मूलधन समान होगा तो ब्याज भी समान होगा। अब ब्याज समान होगा तो अगर 1 वर्ष का 5 यूनिट है तो अगर हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना हो तो वो भी 5 यूनिट ही होगा और 5 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हमें 4 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो हम 4 का गुणा कर देंगे और 5 गुणा 4 कितना हो जाता, ये 20 यूनिट हो जाता। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर दर दी हुई है x% वार्षिक, तो 1 वर्ष का ब्याज तो हो जाएगा x यूनिट और 4 वर्ष का ब्याज निकालना है तो बस 4 का ही गुणा करना है, क्योंकि हर वर्ष का ब्याज कितना होगा, x होगा और 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो अब आप ये समझ गए हो कि यहाँ पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना कितना आसान था। हमने क्या किया, 4 गुणा x कर दिया और आ गया 4x। अब हमें 2 वर्ष का भी साधारण ब्याज निकालना होगा, क्योंकि हमें करना क्या है, 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 2 वर्ष का साधारण ब्याज जोड़ना है और फिर ये योगफल जो है वो किसके बराबर आएगा, प्रश्न में दिया हुआ है कि ये योगफल 672 रुपये के बराबर आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज भी हम आसानी से निकाल सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि दर तो हमें x% ही लेनी है। प्रश्न में दिया हुआ है ना कि धनराशि भी वही है यानी कि 1400 रुपये ही है। अगर हमने मूलधन 100 माना है तो यहाँ पर हमारे लिए धनराशि भी 100 ही रहेगी और उसी दर पर, और दर यहाँ पर हमें x% ही लेनी है। तो यहाँ पर अगर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा x कर देंगे। 2 गुणा x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4x है तो यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये पता है कि हमने यहाँ पर मूलधन कितना माना है, 100 यूनिट माना है और आपको ये भी पता है कि 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 4x है और 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2x है। तो यहाँ पर अगर हम 6 वर्ष का ही साधारण ब्याज लिख देंगे तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, क्योंकि 4 + 2 मिल जाएंगी ना, तो 4x + 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा ये 6x। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो 672, वो किसकी है, 6x की ही है। लेकिन ये 672 तो उस स्थिति में दिया हुआ है जब मूलधन कितना है, 1400 है। लेकिन यहाँ पर तो हमने मूलधन 100 यूनिट ही माना है। तो हमें यहाँ पर पहले ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर जो ये 100 यूनिट है ये किसके बराबर है, 1400 रुपये के बराबर है, क्योंकि मूलधन यहाँ पर 1400 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हमें 14 का ही तो गुणा करना होगा ना 100 में, जभी तो 1400 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो ये साधारण
साधारण ब्याज है इसमें भी हमें 14 का गुणा करना होगा। 14 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 84x। अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो यहाँ पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जा रहा था और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जा रहा था, और कुल मिलाकर हमने यहाँ पर साधारण ब्याज कितना निकाला था, 6x निकाला था। लेकिन हमें ये भी तो देखना था ना कि ये जो 6x है ये तो 100 यूनिट पर है, लेकिन हमें तो ये पता लगाना था कि जो यहाँ पर धनराशि है वो 1400 है, उस स्थिति में ये 672 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अगर यहाँ पर 100 यूनिट 1400 के बराबर है तो यहाँ पर 14 का गुणा किया गया होगा। तो यहाँ पर जो ये 6x है इसमें भी 14 का गुणा किया गया होगा और यहाँ पर आ गया ये 84x। तो 84x की ही वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, किसके बराबर है ये, 672 के बराबर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अब ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या होगा, 672/84 होगा। अब हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं 14 के पहाड़े से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 14×6 = 84 होगा। और यहाँ पर अगर 14 के पहाड़े से काटा जाएगा तो 14×4 = 56 होगा और 14×8 = 112 होगा। फिर यहाँ पर 6 के पहाड़े से काटा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 8, और ये किस में आएगा, परसेंट में, क्योंकि x परसेंट क्या था, यहाँ पर दर थी, तो दर कितनी आ गई है, 8% आई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 25,000 रुपये है। लागत में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी की गई। वस्तु की वर्तमान लागत क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 यूनिट थी। लेकिन फिर क्या किया गया, लागत में सबसे पहले तो 20% की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर अगर हम 100 यूनिट में 20% की वृद्धि करेंगे तो हमें वास्तव में वृद्धि कितने की करनी होगी, 20 यूनिट की वृद्धि करनी होगी, और ये मूल्य हो जाएगा 120 यूनिट। फिर क्या करना है, हमें इस 120 यूनिट में 20% की कमी करनी है। तो यहाँ पर जो ये नया मूल्य आया है 20% की वृद्धि के बाद 120, इसमें ही हमें 20% की अब कमी करनी होगी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये नया मूल्य क्या होगा। तो 120 में अगर हमें 20% की कमी करनी है तो सबसे पहले तो हमें 120 का 20% निकालना होगा, जिससे हमें ये तो पता लगे कि कितने यूनिट वैल्यू हमें यहाँ पर कम करनी है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 12 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कमी कितने की करनी है, 24 यूनिट की कमी करनी है। तो 120 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो यहाँ पर नया मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 यूनिट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो पहले वाला मूल्य था वस्तु का वो कितना था, 100 यूनिट था। लेकिन यहाँ पर जो ये अंतिम मूल्य आया है वो कितना आया है, 96 यूनिट आया है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 100 यूनिट थी, लेकिन 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई। इसके कारण ये मूल्य कितना हो गया है, 96 यूनिट हो गया है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में 96 यूनिट की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जो 100 यूनिट यहाँ पर हमने माना था ये पहले वाला मूल्य था, और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ये पहले वाला मूल्य कितना है, 25,000 रुपये है। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 25,000 रुपये के बराबर है। हमें ज्ञात करना है कि 96 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू 25,000 रुपये है, तो यहाँ पर 250 का गुणा ही तो किया गया होगा। तो यहाँ पर भी हमें 96 में 250 का गुणा करना होगा और हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर ये नया मूल्य क्या होगा। तो अब हमें करना क्या है, 250 गुणा 96 करना है। तो हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए 250 गुणा 100, फिर हमें माइनस क्या करना चाहिए, 250 गुणा 4, क्योंकि हमें गुणा तो किससे करना था, 96 से करना था। 50 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 250 गुणा 100 करने पर कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये आ जाएगा। और 25,000 में से अगर हम 1000 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000, और यही वैल्यू किसके बराबर है, 250 गुणा 96 की वैल्यू के बराबर है। और प्रश्न में पूछा गया था कि वस्तु की वर्तमान लागत क्या है, तो वर्तमान लागत 24,000 रुपये है, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चीनी पर खर्चा ना बढ़े। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 20/100 होता है। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 1/5 के बराबर। तो 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू वैल्यू।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीनी की पहले कितनी कीमत माननी होगी और बाद वाली कितनी होगी। तो यहाँ पर जो पट्टे में 5 लिखा हुआ है, ये कीमत तो पहले वाली हम मान रहे हैं, लेकिन चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 5 का 20% होता है 1 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये नया मूल्य आ जाएगा 6 यूनिट। तो पुराने और नए मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5:6 आएगा। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि चीनी की खपत को कितना कम करना पड़ेगा यदि खर्चा जो है यहाँ पर समान आए। खर्चा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। आपको पता होगा कि खर्चा हम किस तरह से निकालते हैं। अगर हमको ये पता है कि किसी वस्तु की कीमत जो है वो जैसे कि 5 रुपये है, और अगर हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं 6 यूनिट, तो यानी कि 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा खर्चा। तो खर्चा हम कैसे निकालते हैं, खर्चा हमें निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु को हमें खरीदना कितना है, यानी कि उसकी खपत कितनी है, कितना हम उसको यूज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से खर्चा निकाला जाता है। तो अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि चीनी पर खर्चा बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर खर्चा नहीं बढ़ेगा, कीमत तो यहाँ पर बढ़ गई है, तो उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ना चाहिए, लेकिन खर्चा ना बढ़े इसके लिए हमें खपत को कम करना होगा। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक तरीका समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कीमत जो है वो 5:6 है। तो अगर आप खपत का अनुपात निकालना चाहते हो, अगर आपको ये पता है कि खर्चा समान है, तो आप 5:6 के जो ये अनुपात है, इस अनुपात को आप उल्टा कर दीजिए और इस तरह से लिख दीजिए 6:5। और अब आप ये देख सकते हो कि खर्चा समान आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि खर्चा कैसे निकालना है, कीमत का गुणा खपत से करना है। और जब आप 5 × 6 करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो खर्चा 30 यूनिट आएगा। पहले खर्चा 30 यूनिट होता था। अगर आप यहाँ पर नई नए मूल्य में से और यहाँ पर नई खपत का गुणा करोगे, 6 × 5 करोगे, तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर खर्चा आएगा वो 30 यूनिट ही आएगा। तो आपने ये समझा कि खर्चा तो यहाँ पर समान आ ही रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो खपत है उसको कितना प्रतिशत कम करना हुआ। तो यहाँ पर 6 यूनिट पहले खपत की जाती थी, लेकिन अब जैसे ही मूल्य जो है वो 5 से 6 हो गया है, तो उस स्थिति में खपत यहाँ पर 6 से 5 हो गई है। तो यहाँ पर जो खपत में कमी आई है वो कितनी आई है, अनुपात में 1 यूनिट की कमी आई है। लेकिन हमें आंसर प्रतिशत में देना है, तो आपको पता है कि कमी कितने की है, 1 यूनिट की है। और पहले वाली खपत कितनी थी, 6 यूनिट थी। तो बट्टे में हमें 6 लिखना होगा और मल्टीप्लाई हमें 100 से करना होगा। और अब हम इसको हल कर सकते हैं। अगर हम 100 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16.66%। आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 16.66%। तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि राम की आय जो है ना वो 10% कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10%, और 10% का भिन्न रूप क्या होगा। अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें लिखना होगा 10 और बट्टे में लिखना होगा हमें 100। और जब हम इसको हल करेंगे यानी कि 10 के पहाड़े से काटेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/10 के बराबर आ जाएगा। तो 10% किसके बराबर होता है, 10% होता है 1/10 के बराबर। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर राम की आय पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। हम यहाँ पर ओल्ड और न्यू से दर्शा रहे हैं। ओल्ड यानी कि पहले वाली, और न्यू में हम ये लिखेंगे कि 10% कम करने के बाद राम की जो आय है वो कितनी हो गई। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 10% कम हो गई है ना राम की आय। तो प्रारंभिक आय को हम मान रहे हैं 10 यूनिट, यानी कि जो बट्टे में 10 लिखा हुआ है इसको हम मान रहे हैं पहले वाली आय। लेकिन अब 10% की कमी हो रही है ना, तो 10 का 10% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 1 यूनिट की कमी हो रही है। अगर पहले 10 यूनिट थी और 1 यूनिट की कमी हो रही है, तो अब वर्तमान में आय कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी। इस तरह से आपको समझना है। तो अब आप ये देखिए कि आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर ही लाना है। अब क्या हुआ, यहाँ पर 9 यूनिट उसकी आय हो गई है, लेकिन अब प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि इस 9 यूनिट में हमें वृद्धि करनी होगी, और वृद्धि कर कर हमें कहाँ पर लेकर आना होगा, 10 यूनिट पर ही लेकर आना होगा। तो हमें कितनी वृद्धि करनी होगी, ऐसा ही प्रश्न में कहा गया है कि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए। यानी कि अब तो 10% की कमी के बाद उसकी आय 9 यूनिट
हो गई, लेकिन 9 यूनिट से अब कितनी लेकर आनी है? पूर्व स्तर पर जितनी थी, यानी कि 10 यूनिट थी ना, तो 9 से 10 की ओर जाना है हमें, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी? तो अब आपको ये तो पता है कि अगर वर्तमान में उसकी आय 9 यूनिट है और वृद्धि करनी पड़ेगी जभी तो 10 यूनिट तक पहुंच पाएंगे, तो वृद्धि कितने की करनी है? 1 यूनिट की वृद्धि करनी है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आपको पता है कि वृद्धि कितनी करनी है? 1 यूनिट की। लेकिन किस में वृद्धि करनी है? जितनी अब वर्तमान में आय है उसी में ही तो वृद्धि करेंगे, तभी तो यहाँ पर पूर्व स्तर की यानी कि 10 यूनिट की आय तक हम पहुँच पाएंगे। तो वृद्धि तो 9 यूनिट में करनी है ना, तो बट्टे में हमें 9 ही लिखना होगा और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना ही होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा? 100 में हमें 9 से भाग देना होगा। जब हम यहाँ पर 100 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 11.11%। आप ये देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 500 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा 60% बन जाए? तो यहाँ पर मिश्रण दिया हुआ है और मिश्रण कौन सा है? यहाँ पर एक मिश्रण ऐसा है जो दूध और पानी का है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिल्क और यहाँ पर हम लिखते हैं वाटर। और आपको ये भी पता है कि ये मिश्रण जो है वो कितने लीटर का है? 500 लीटर का है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पर ये प्रारंभिक मिश्रण है इसमें 40% क्या है? दूध है। अगर 40% दूध होगा तो फिर वाटर कितना होगा? 60% होगा। अगर आप ऐसा मान लेते हो कि टोटल मिश्रण 100 यूनिट है, अगर आप ऐसा मान लेते हो कि टोटल मिश्रण 100 यूनिट है, तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 100 यूनिट में से 40% यानी कि 40 यूनिट तो मिल्क है और 60% यानी कि 60 यूनिट क्या होगा? पानी होगा। और यहाँ पर अगर आप अनुपात भी निकालोगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम 20 के पहाड़े से ये तीनों संख्याएं काट सकते हैं और ये अनुपात आ जाएगा 2:3 और यहाँ पर आ जाएगा ये अनुपात 5। इस तरह से आप ये समझिए कि टोटल मिश्रण अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में से 2 यूनिट तो मिल्क है और 3 यूनिट क्या है? पानी है। तो आइए अब हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात था मिश्रण में वो कितना था? 2:3 था। और यहाँ पर फिर ये टोटल मिश्रण कितना था? 5 यूनिट था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? प्रश्न में कहा गया है कि कितना और दूध मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। तो अब आप ऐसा ही मान लीजिए कि 100 यूनिट अगर कुल मिश्रण है, 100 यूनिट में से 60% तो क्या हो जाए? दूध। तो यहाँ पर मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट का 60% तो 60 यूनिट ही होगा। और यहाँ पर फिर वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 यूनिट हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा 3:2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 5। 20 के पहाड़े से ये तीनों संख्याएं काट दी गई है। तो अब ये नया अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा मिल्क और वाटर के बीच में, जबकि पहले वाला अनुपात कितना था? 2:3 था। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहले मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात था वो कितना था? 2:3 था, लेकिन दूध मिलाया जा रहा है तो फिर दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। तो पानी की कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी। और ये नया अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। और टोटल मिश्रण तो यहाँ पर 3 और 2 मिलकर 5 यूनिट होगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आपको पता है ना कि मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि कितना और दूध मिलाया जाए, तो मिश्रण में दूध मिलाया गया है जबकि पानी नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो यहाँ पर पानी का अनुपात था वो कितना था? 3 यूनिट था। लेकिन जैसे ही दूध मिलाया गया तो ये अनुपात कितना हो गया? 2 हो गया, जबकि पानी को तो मिलाया ही नहीं गया, तो पानी की मात्रा तो यहाँ पर बराबर ही
होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पानी की मात्रा को बराबर कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें और यहाँ पर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हमने यहाँ पर पहले वाले अनुपात में यानी कि 2:3 में यहाँ पर 3 में 2 का गुणा किया है तो हमें यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पर टोटल मिश्रण में भी 2 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर अगर हमने नए अनुपात जो 3:2 है उसमें 2 में 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा और यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि मिल्क और वाटर का नया अनुपात कितना आएगा। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि पहले कितना अनुपात था, 2:3 था, लेकिन इसमें 2 का गुणा किया है तो 2 का गुणा 2 में करने पर 4 हो जाएगा ये, और 3 गुणा 2 करने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 और 6 मिलकर 10 होगा। और आप वैसे भी देख सकते हो 5 गुणा 2 करने पर 10 आ जाएगा। अब देखिए जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा किया है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, और 9 और 6 जुड़कर 15 हो जाएगा, और वैसे भी 5 गुणा 3 करने पर 15 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर देखिए वाटर की जो मात्रा है वो बराबर हो चुकी है, लेकिन अब आप ये देखिए कि मिल्क की मात्रा में यहाँ पर अंतर है। लेकिन कितने का अंतर है, पहले 4 यूनिट मात्रा थी, लेकिन जैसे ही दूध मिलाया गया, दूध क्यों मिलाया गया, दूध इसलिए मिलाया गया ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 60% हो जाए। तो अब 60% मात्रा जब हो ही गई है तो हमें ये देखना है कि हमने दूध कितना मिलाया है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि पहले अब यहाँ पर ये 9 यूनिट हो गया है, तो यहाँ पर कितनी मात्रा मिलाई गई है, 5 यूनिट मात्रा मिलाई गई है। लेकिन हमें आंसर तो लीटर में देना है कि कितने लीटर दूध मिलाया गया है। तो यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना होगा कि 5 यूनिट किसके बराबर होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि प्रश्न में लीटर की वैल्यू दे रखी है 500 लीटर, लेकिन ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है जो प्रारंभ में मिश्रण था ना, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण था और दूध कितना था 40%, उस मिश्रण की जो मात्रा है वो 500 लीटर यहाँ पर दी हुई है। तो अब आप ये देखिए कि वह मिश्रण तो कितना है, 10 यूनिट है, और उसका अनुपात कितना है, 4:6 है। आपको पता है ना कि प्रारंभिक मिश्रण में जो अनुपात था वो 2:3 था, लेकिन यहाँ पर पानी की मात्रा को बराबर करने के लिए हमने 2 का गुणा किया है, लेकिन ये नया अनुपात जो है वो 4:6 आ गया, और इसमें ये टोटल मिश्रण जो है वो 10 यूनिट है। तो इसी 10 यूनिट की वैल्यू ही तो किसके बराबर है, 500 लीटर के बराबर है, क्योंकि ये प्रारंभिक मिश्रण है। लेकिन अब तो आप देख सकते हो ना कि 5 यूनिट हमने दूध मिला दिया है, तो यहाँ पर मिश्रण की मात्रा भी बढ़ गई है, जो कि 10 से कितनी हो गई है, 15 यूनिट हो गई है। तो हमें पता लग गया है कि 10 यूनिट किसके बराबर है, 500 लीटर के बराबर है। और हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, हमें तो ये ज्ञात करना है कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि मिल्क कितना मिलाया गया है, 5 यूनिट मिलाया गया है, क्योंकि ये अनुपात जो है मिल्क का वो 4 से 9 यूनिट हो गया है, तो 5 यूनिट दूध ही तो मिलाया गया है। और आप टोटल मिश्रण में भी देख सकते हो, पहले 10 यूनिट था लेकिन अब 15 यूनिट हो गया है। तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि 5 यूनिट दूध मिलाया गया है, जिसके कारण मिश्रण की मात्रा भी 5 यूनिट बढ़ गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि दूध कितना मिलाया गया है। जब 10 यूनिट बराबर यहाँ पर 500 लीटर है, तो आपको यहाँ से समझ आ ही रहा होगा कि 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 यूनिट बराबर होगा 250 लीटर के। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था कि दूध कितना मिलाया गया है, तो दूध मिलाया गया है 250 लीटर। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 250 लीटर, तो यही सही आंसर होगा।